नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार की। आज 22 मार्च है और आज के दिन ही सन 1912 में बिहार अस्तित्व में आया था। 113 वर्षों की इस यात्रा में बिहार कहाँ पहुँचा, कहाँ होना चाहिए था और कहाँ पहुँचा, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, नमस्कार। सर, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, मैं देश ही नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी उर्वरक भूमि रही है। बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, चाणक्य की भूमि, अनेक जिसकी नीतियों को लेके दुनिया आज मंथन कर रही है, वो हमारे जड़ में है। और इसके बावजूद हमारी ये दशा क्यों है कि आज हम अगर 1-2 पैरामीटर को छोड़ दें तो तकरीबन पैरामीटर पर फिसड्डी साबित हुए हैं। तो पहले तो मैं आपका ओपनिंग रिमार्क लूँ, और रिमार्क लेने के पहले आज बता दूँ आपको कि इस बार बिहार दिवस को पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। कहीं पर बिहार के नेता जा रहे हैं, कहीं पर कहीं से कहीं जा रहे हैं। दिल्ली में स्थित नेता को भेजा जा रहा है मनाने के लिए, दूसरे प्रांतों में जैसे मुंबई में भी गए हैं बिहार से सांसद जो हैं वो। तो इस तरह से बिहार वासियों को जगह जगह पर जहाँ वो हैं उसको इस बिहार से जोड़ने की एक सकारात्मक कवायद तो मैं इसे मानता हूँ। लेकिन अगर इस कवायद में को मैं ईमानदारी से अगर कहूँ तो मैं इस पलायन करके सारे जगह पर भारतवर्ष के कोने कोने में पहुँचे हुए लोग, ठीक है, अपने श्रमदान से, अपने ज्ञान के ज्ञान से वो जहाँ भी हैं वहाँ का विकास कर रहे हैं। लेकिन क्या बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये सही है? प्रशांत जी, आपका रिमार्क। सर सही बात है, आपने तो बहुत सा चीज बताया बैकग्राउंड। 113 वर्षों का बिहार जैसे ज्ञान की भूमि भी है, राजनीतिक रूप से भी काफी सजग और सतर्क रहने वाला प्रदेश है। तो ज्ञान की भूमि के रूप में हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जो आदि काल में 3 विश्वविद्यालय अखंड भारत की धरती पर हुआ करते थे, उसमें से 2 बिहार में थे, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार से बाहर था, जो आज के डेट में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो इतना सारा वैभवशाली चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक सम्राट और अखंड भारत, जहां इंडोनेशिया तक राज, बहुत सारा चीज, और उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा जो आज की डेट में पटना, बहुत सारा चीजों को सोचते हैं तो इतना गौरवशाली इतिहास होने के बाद आज बिहार की हालत यह है कि सबसे पिछड़े राज्यों में, बीमारू राज्यों में गिनती होती है बिहार की। इतना ही नहीं, बिहार पहले जूट उद्योग में बंगाल के बाद सबसे ज्यादा तरक्की पर था, दूसरे नंबर पर था। चीनी मिल, यहाँ 40 से अधिक चीनी मिलें हुआ करती थी, आज 5 या 7 चीनी मिलें चालू हैं, और वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे तैसे चल रही हैं। औद्योगिकरण यहाँ से लापता हो गया। यहाँ जैसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो हुए स्वतंत्र भारत में बिहार के, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने औद्योगिकरण को काफी बढ़ावा दिया। इसमें उनको श्रेय देने में थोड़ा भी हम लोगों को हिचक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बरौनी में, बेगूसराय में ऑयल रिफाइनरी से लेके, बरौनी खाद कारखाना से लेके बहुत सारी चीजों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। डालमिया जो रोहतास जिला में है, वहां बहुत सारे वनस्पति तेल, सीमेंट, कागज उद्योग, सहरसा में कागज उद्योग, दरभंगा में कागज उद्योग, बहुत सारी चीजें, चॉकलेट फैक्ट्री थी, एचएफटी ट्रैक्टर की फैक्ट्री थी, माने अनगिनत उद्योग लगे थे, जिसको बढ़ाने के बजाय बाद के रिजिम में, खुद कांग्रेस के टाइम में, उसको समाप्त किया गया। बिजली का
उत्पादन खत्म होते गया। 1970 के दशक से जो बिजली व्यवस्था में गिरावट आई और सड़कों का उन्नयन नहीं हुआ, तो इसके चलते और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा, तो इसके चलते उद्योग यहां से खत्म होने लगे। और लालू राज में तो सब कुछ खत्म हो गया। यहां से पूंजी का पलायन इतना ज्यादा हुआ 1990 से 2005 तक कि यहां से सुशील कुमार मोदी अब नहीं रहे इस संसार में, लेकिन वो प्रति साल हर एक वर्ष एक आंकड़ा लेकर आते थे प्रेस में और चैलेंज करते थे कि कोई उनको काउंटर करे। वो आंकड़ा लेकर आते थे कि बिहार से कितना पूंजी पलायन हुआ, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, भागलपुर हो, पटना हो, गया हो और तमाम बड़े बड़े शहरे हैं। वहां से कितना पूंजी पलायन हुआ, कितना पूंजीपति औने पौने करके भाग गए और उसके चलते कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने डॉक्टर भाग गए, कितने ये कोचिंग सेंटर वाले भाग गए बिहार छोड़कर, और उससे बच्चों का जो पलायन हुआ कि दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। ठीक है, 2005 में सत्ता बदली और नीतीश कुमार जी आए तो निश्चित रूप से उनका 5 साल, जो प्रथम 5 साल था, वो बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। गांव गांव तक उन्होंने सड़कों को, पुल पुलिया को, कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था तो इतना बढ़िया कर दिया, इतना बढ़िया कर दिया कि आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे निकल सकते थे आइसक्रीम खाने, बच्चों को खिलाने के लिए। तो ये चीजें हुई थी। लेकिन 2010 के बाद फिर मंथर गति से चलने लगे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा नीतीश कुमार जी का राज में। हम ये नहीं कहते हैं कि विकास बिल्कुल ठप हो गया या नकारात्मक दिशा में चल पड़ा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया था, जो स्पीड उनकी थी, वो स्पीड कुंद हो गई 2010 के बाद, और धीरे धीरे वो कुंद होती चली गई। और आज के डेट में तो अब नीतीश कुमार जी के बारे में तो एक एक व्यक्ति के मन में ये परसेप्शन बैठ गया है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो अब बीमार हैं, सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। और अब लोग महसूस भी कर रहे हैं कि कुछ न कुछ उसका वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और ये है कि 20 तारीख को उन्होंने एक स्टेडियम में कोई कार्यक्रम था जिसमें सारे अधिकारी और बहुत सारे मंत्री वगैरह थे। तो उसमें जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो वो मुख्य सचिव दीपक कुमार जी का हाथ पकड़ने लगे। उसमें दीपक कुमार जी उनको इशारा कर रहे हैं कि सावधान रहना चाहिए राष्ट्रगान का आदर करते हुए, लेकिन वो समझ नहीं पाए या उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा सका और किसी को हाथ भी जोड़ने लगे। और इस सब चीजों को लेकर प्रशांत किशोर भी काफी हमलावर हैं। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि वो टायर्ड भी हैं, रिटायर्ड भी हैं। और राजद तो और आरजेडी वाले को तो जैसे मुद्दा मिल गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो मानसिक रूप से अचेत हैं, और इसको लेकर विपक्ष के कांग्रेस वालों ने भी हमला किया। और विपक्ष ने, पूरे विपक्ष में, जिसमें कांग्रेस, वामपंथी और आरजेडी, सब लोग सदन में भी, विधानसभा और विधान परिषद में हल्ला हंगामा किया कि नीतीश कुमार जी का सेहत ठीक नहीं है और राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। राबड़ी देवी जी का इस संबंध में बयान आया है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक रूप से चल रही हैं। जी ठीक है, हम लोग उस बयानों को नहीं जाए। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं हैं। अब ऐसे में राजनीति में अब भाजपा उनके साथी हैं, चिराग पासवान उनके साथी हैं, जीतन राम मांझी सब साथ हैं, एनडीए है। एनडीए का दायित्व बनता है कि नीतीश जी का भी केयर करें उतने ही ढंग से जैसे एक चीसू का किया जाता है। और ये इस बात को स्वीकार करने में, चूंकि आप परसों की बात कर रहे हैं, आज फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। तो अब किन किन बातों को हम चर्चा में लाएं? बात यह है, नीतीश कुमार एक बहुत अच्छे नेता हैं। उनके लीडरशिप के बारे में कुछ भी हम निगेटिव नहीं देखते हैं, लेकिन जब शरीर नहीं साथ देगा तो आप काम क्या करेंगे? और ये जो आपके मानसिक अवचेतन चेतना की बात हो रही है, कभी वो मंद पड़ जाता है, कभी ठीक चलता है, या तो पूरी व्यवस्था करके काम करें, अन्यथा विरोधियों को आप जैसे बताए लोग बोलेंगे। और आरजेडी का तो मेंटल लेवल बहुत नीचे का है, तो उनसे आप अनाप शनाप टाइप की ही प्रतिक्रिया देखेंगे।
और प्रशांत किशोर आज से नहीं कह रहे हैं रिटायर्ड, प्रशांत किशोर तो उनको सालों से कह रहे हैं, क्योंकि वो करीब रहे हैं। तो बात ये है कि एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, चुनाव बस कुछ महीने की दूरी पर है, लेकिन इस समृद्ध विरासत, संस्कृति, इतिहास सब कुछ होने के बावजूद बिहार कब विकास के पथ पर टेक ऑफ करेगा, जो मेरा आज का ये मूल सवाल है, और किन परिस्थितियों में कर सकता है, मैं आपसे आज समझना चाहता हूँ। हाँ सर, ये बहुत बड़ी सवाल है सर, बहुत अच्छी सवाल है। देखिए सर, कुछ मामले में जैसे बुनियादी ढांचा, इसके मामले में नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। आज के डेट में भी आप देख लीजिए, गंगा पर अनगिनत पुल बने हैं, बक्सर में भी एक नया पुल बन रहा है, पुराना वाला तो है उसके समानांतर। पटना जिला में भी 3 पुल बन रहा है गंगा नदी पर, और भागलपुर में भी बन रहा है, बेगूसराय जिला में भी बन रहा है, बेगूसराय खगड़िया के बीच में। तो कहने का मतलब है, और कोसी नदी पर भी बहुत बड़ा महासेतु बन रहा है। पूर्णिया आप 3 घंटा, पटना से आप पूर्णिया 3 घंटे में जा सकते हैं। रेल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से विकसित हो रहा है। बिजली 24 घंटे रहती है। तो जो हम कहेंगे कि आधारभूत संरचना के माने में बिहार को बहुत 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 आगे ले गए हैं नीतीश कुमार। लेकिन रह गया कि जब तक औद्योगिकरण बिहार में नहीं आएगा, और चाहे वो फूड संस्करण ही क्यों ना हो, क्योंकि बिहार का पहचान लीची भी है, केला भी है, मखाना भी है। मक्की का उत्पादन बिहार में सबसे ज्यादा पूरे भारत वर्ष में सभी राज्यों से ज्यादा होता है, जबकि बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से उतना बड़ा स्टेट अब नहीं रहा झारखंड बंटने के बाद। फिर भी मक्की का उत्पादन इतना ज्यादा है वहां, यहाँ। लेकिन फूड संस्करण से जुड़े हुए कुछ काम नहीं हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ तो होजियरी का वहां का उद्योग चौपट हो गया। तो कम से कम होजियरी, गारमेंट्स, ये सब चीजें को लेकर एक बिहार में रणनीति बनाई जाती और बिहार में इसका प्रोडक्शन किया जाता, और भी चीजें। तो विकास के मामला में जो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो फूड से जुड़े हुए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे अदर गारमेंट्स और होजियरी का मामला हो, या भागलपुर में सिल्क प्रोडक्शन हो, या हैंडलूम वाला चीज हो, या और भी कुछ हो, तो इन सब चीजों में सर बहुत बहुत कैजुअल अप्रोच है, कोई गंभीरता नहीं है। एक बैठकर एक ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री जी तैयार करते, उनके तमाम मंत्री लोग मिलकर तैयार करते, सेंट्रल के मिनिस्टर्स और सेंट्रल के गवर्नमेंट के साथ बैठकर एक ये योजना बनाते कि हमको किस जिला में क्या काम करना है। उस तरह का ब्लूप्रिंट बनाकर एक इंटीग्रेटेड प्रयास, एक ईमानदारी से प्रयास शुरू किया जाता, उस तरह की है ही नहीं। जो हो रहा है सर कैजुअल हो रहा है। अचानक केंद्रीय कृषि मंत्री जी आए, शिवराज सिंह चौहान जी, वो मखाना के खेत में कीचड़ में उतरकर मखाना का रोपाई उन्होंने किया, मखाना बोर्ड बनाने का घोषणा कर दिया गया। खैर, स्वागत योग्य बात है, बहुत हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मखाना इतना महंगा है, और मखाना का इतना बढ़िया फर्टाइल लैंड है बिहार में, और पूरे उत्तर बिहार का लैंड जो है मखाना के लिए बहुत ही उत्तम जगह है। तो मतलब बिहार को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का आय हो सकता है उससे, तो वो एक अच्छा चीज है। लेकिन उस सब चीजों को लेकर एक ईमानदारी से एक इंटीग्रेटेड प्रयास शुरू किया जाता, एक नियोजित प्लान्ड वे में काम किया जाता, आगे बढ़े जाते, तो ये बिहार के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन सर अभी तक हम कहेंगे, थोड़ा सा निराशा होती है इस बात पर कि कोई इसके लिए मतलब प्लान्ड वे में काम नहीं हो रहा है। जो हो रहा है बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ हो रहा है। तो यहीं पर सवाल उठता है, इस बार के चूंकि बजट में बहुत अच्छे खासी राशि आवंटित की गई है बिहार के लिए, लेकिन जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी बेहतर करने की, तब तक कैसे होगा। बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया कि कैजुअल अप्रोच से बिहार नहीं होगा। बिहार को जरूरत है पहले वाले डालमिया नगर की, और ऐसा ऐसा डालमिया नगर बिहार को एक से अब काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 जगह पर बिहार में जैसे डालमिया नगर में बना था उस तरह से बनाना होगा। आखिर
वही बिहार के लोग दूसरी जगह जाकर इतना काम करते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं करेंगे? घर पे रह के कौन नहीं रहना चाहता? हम लोग तो खैर जंगल राज के मारे हैं, जो हम लोगों ने पलायन किया था। लेकिन आज वहाँ मैं जब पता करता हूँ तो गाँव का गाँव खाली है सर। वहाँ लड़के हैं ही नहीं कहीं गाँव में, सब बाहर बेचारे काम पे गए हुए हैं। केवल औद्योगिक नहीं, आप उदाहरण देखिए, काशी, बनारस की बात कर रहा हूँ, अयोध्या की बात कर रहा हूँ। कहाँ बताया जाता है 7 लाख करोड़ का बिज़नेस हो गया, तो बनारस में इतने करोड़ का बिज़नेस हो गया। अयोध्या के मंदिर ने कितने का जीएसटी दे दिया। अरे! तो हमारे यहाँ तो टूरिज़्म का भी गज़ब का स्रोत है, लेकिन उसके ऊपर है, कैजुअल है। अगर उसको मार्केटिंग के हिसाब से अयोध्या की मंदिर बन गई थी, बिहार को आगे बढ़ना चाहिए था माँ सीता के मंदिर बनाने के लिए, तो अयोध्या वाले आने वाले टूरिस्ट सीतामढ़ी भी आते। तो विज़न की ज़रूरत है। और ठीक है, आप बिहार दिवस मना रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लोगों को याद कराया जाना चाहिए। वि प्रदेश में जब कोई रहता है और उसके राज्य की जब कुछ बात होती है, तो निश्चित रूप से उसका दिल जुड़ता है। लेकिन आपने बहुत पॉइंटेड तो आपने बहुत अच्छा बोला, कैजुअल अप्रोच है। पहले अब तक क्या होती थी, सरकारें समर्थन नहीं करती थी, चूँकि वहाँ पर पुल के ढहने की, पुल के गंगा में समाने की भी कहानियाँ हमारे सामने आई। तो ये निराश करता है। जब इच्छा शक्ति हो, आप देखिए उदाहरण चेन्नई का मैं लूँगा, डीएमके की सरकार है। वो तो कभी केंद्र में सत्ता में नहीं रही, लेकिन अपने राज्य में उसने जितने सरकार से फैक्ट्री लगवाए, शायद कोई राज्य लगवाया हो। तो वहाँ के नेता लोग सतर्क थे, उद्योग अपने यहाँ लगवाते थे, उसके लिए सरकार के साथ सहमति जुटाते थे। लालू यादव की तो हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते, हम तो उस उनके पूरे शासनकाल को बिहार के लिए विनाश का शासन मानता हूँ, और उस जंगल राज की हम दोबारा कल्पना भी नहीं करते। लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, तो इसके लिए ज़िम्मेवार कौन? ये आखिरी कमेंट होगा सर। सब जिम्मेवार भाजपा और जदयू दोनों हैं। दोनों ने ही बिहार के बारे में बहुत संजीदगी से नहीं सोचा है। इसको कहने में हम लोगों को गुरेज नहीं होना चाहिए। कभी कभी कड़वी सच जरूरी हो जाता है बोलना। तो इसके लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेवार हैं, और यही इसी का नतीजा है कि बिहार के मजदूर पलायन को अभिशप्त हैं और दूसरे स्टेट का विकास होते जा रहा है। और हमारे मजदूर जाके वहां काम कर रहे हैं, उनका विकास कर दे रहे हैं, लेकिन अपने ही स्टेट को विकास करने का मौका उनको अवसर नहीं मिलता है हमारे नेताओं के द्वारा। एक चीज। दूसरी चीज, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो वेदांता ग्रुप है जिसके अनिल अग्रवाल हैं, वो बिहार से रिलेटेड है, और उन्होंने एक बार घोषणा किया था कि 1.5 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं, और उनके पीछे गुजरात और महाराष्ट्र के लोग दौड़ पड़े, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। और बिहार में किसी को सुगुगाहट भी नहीं हुई कि भाई आइए बिहार में कीजिए, हम आपके लिए कुछ ये करेंगे, इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। बिहार में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। बिहार सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कोशिश नहीं किया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन 4-5 बना दें, तो और वहां फैसिलिटेट करें, वहां गारंटी दें कि 24 घंटे बिजली रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, प्लान्ड वे में वहां सिटी बनाए जाएंगे, आपको सारी सहूलियत दी जाएगी, वहां से ट्रांसपोर्टेशन को हम ठीक ठाक करेंगे। ये सब चीजें जब तक नहीं दीजिएगा तो कोई उद्योगपति यहाँ आएगा नहीं। तो इन सब चीजों में नहीं रुचि दिखाई गई, जिसका नतीजा हम लोग बहुत पिछड़ गए और पिछड़ते जा रहे हैं सर। अभी सर आप एक यूपी का भी उदाहरण ले लीजिए। यूपी ने, वो भी बीमारू स्टेट, मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट। 2017 से पहले यूपी का जो स्थिति थी वो बिहार से भी खत्म था। वहां लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत भयानक थी, माफिया राज था, गुंडा राज था, सब जगह भयानक स्थिति थी, लोग डरते थे यूपी में कहीं चलने से। और इतना ही नहीं, वहां का उद्योगों की स्थिति खराब थी। और 2017 के बाद अचानक ये हुआ कि अभी $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है, टारगेट है यूपी का,
और यूपी में सडनली इतना डिफेंस प्रोडक्शन से लेके हर तरह के उद्योग इतने तेजी से आने लगे, फिल्म सिटी बनने लगा। फिल्म सिटी में अब फिल्म शूट होने वाला है बहुत जल्दी, इसी महीना या अगला महीना शुरू होने वाला है। ये स्थितियां यूपी में अब हो गई मात्र 6-7 साल 8 साल में। तो हम लोग इतने सालों में क्यों नहीं कर पाए बिहार में? तो ये सोचने वाली बात जरूर है, चिंतनीय विषय जरूर है सर। जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया। जो शासन में है सवाल तो उनसे पूछा जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जस प्रजा तस राजा, जैसी प्रजा होती है वैसे ही राजा होती है। तो बिहार के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एक लाइन सर, बिल्कुल। प्रजा तस राजा, इस विषय पर मैं सर एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार कहा था कि विकास पर वोट नहीं मिलते हैं। उनके कहने का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि जातीय समीकरण पर बिहार चलता है। तो बिल्कुल। अब जाति में जाति के जकड़न ही बिहार की बर्बादी के कारण रहे हैं। जी, जी आप सही कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ। तो लेकिन अब बिहार की जनता को फैसला करना है, और जनता से ज़्यादा सरकार तो आप जनता चुन के दे ही रही है ना। मोदी जी में वो विश्वास जता ही रही है ना। अब कुछ तो दायित्व नेताओं का भी है, जो कि जीत कर आते हैं इन जनता की वोटों से। उनको जी जान लगाना होगा। और मैं तो कहूँगा कि केंद्र को भी बिहार के लिए एक स्पेशल कुछ, क्या कहा जाए उसको, सुपरवाइजर कहिए, चाहे आई यानी कुछ भी कहिए, एक बनाना पड़ेगा जो कि उसके हर प्रोजेक्ट पर निगाह रखे। काहे कि राजनीति के, मैं तो आज फेसबुक पर यही लिखा हूँ कि कुत्सित राजनीति का शिकार है बिहार। सब कुछ इतनी समृद्ध हमारी विरासत होने के बावजूद सबसे दरिद्र हम, ये एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ देना होगा तो बिहार के सत्ता में बैठे चाहे विपक्ष में बैठे। विपक्ष में बैठा आपको कभी कोई ऐसा एक वक्तव्य मिलेगा जो उसने बिहार की बात कर रही हो? वो बात जब भी कोई करता मिलेगा तो अपने जात का करेगा, कोई फलाना का करेगा, कोई ढिकाना का करेगा। लेकिन कभी कभी तो प्रशांत जी मैं इतना विचलित होता हूँ ये सोचकर कि क्या इन लोग के दिल में बिहार है ही नहीं। ये अक्सर ख्याल आता है मेरे मन में। लेकिन अब क्या है, वोट बैंक की राजनीति है या क्या है, जो भी है, लेकिन बिहार को, बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास किया है। और यही कारण है कि लगातार एनडीए की सरकार वहाँ है। कुछ समय के लिए होता है, वो तो खैर चलता रहता है। और एक बिहारी सर इतना स्वाभिमानी कौम है, और इतना बिहार में कभी भी आपको रीजनल फीलिंग नहीं मिलती है। ये बिहार की जो सबसे बड़ी खासियत मैं मानता हूँ कि बिहार कभी भी बंगाल की तरह बंगाली होकर नहीं सोचता, तमिलनाडु के तमिलियन होकर नहीं सोचता, केरलाइटिस मलयाली होकर नहीं सोचता। बिहार हमेशा नेशन वाइड सोचता है। और बिहार के डीएनए में मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद पनपता है। और इन सब के बावजूद अगर बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा है तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है। और विचार तो हमें भी करना होगा और नेताओं को भी करना होगा जिनको जनता ने सत्ता सौंप रखी है। आज के लिए बस इतना ही। चूँकि आज कल बिहार दिवस था, चूँकि ये वीडियो आप देखेंगे सुबह में 7 बजे, तो आप लोग से एक अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आपके ये सब सपोर्ट करने से, आपसे और कोई सपोर्ट नहीं माँगता मैं, कोई पैसा नहीं माँगता, केवल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह हो और मैं नियमित आपके लिए कुछ अच्छी-अच्छी ला सकूँ। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।